अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। 18वीं तरमीम जो है इसको लैंडमार्क तरमीम कहा जाता है और इसके नतीजे में सदर ने अपने तमाम तार इख्तियारात जो हैं वो पार्लियामेंट को मुंतकिल किए थे। ये तरमीम जो है ये सिर्फ सदारती इख्तियारात को पार्लियामेंट की तरफ तफवीज़ करने का नाम नहीं था, बल्कि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं कि जिनको दुरुस्त किया गया था। जनरल ज़िया-उल हक के ज़माने की गई तमाम तरामीम इसमें से निकाली गई। साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ की 17वीं तरमीम वो साफ़ की गई। खैबर पख्तूनख्वा का नाम आया। इसके साथ साथ कंकरेड लिस्ट जो है वो ख़त्म हुई और सूबाई खुद मुख्तारी जो है उसमें इजाफ़ा हुआ। लेकिन वक्त गुज़रने के साथ साथ दिखाई ऐसे दिया कि जो वसाइल की तकसीम है वो बुनियादी तौर पर वजह तनाज़ा है और उसके नतीजे में 18वीं तरमीम जो है उसमें भी कुछ मसाइल को उजागर करना शुरू कर दिया गया। ये तरमीम जो है ये बड़े एक तफसीली बहस व मुबाहिसे के बाद तमाम सियासी जमातें जो हैं उनको इकट्ठा करके की गई थी और यकीनन इसका क्रेडिट जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जाता है। उसके बाद NFC अवार्ड जो था वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में आया और आज एक मरतबा फिर वो वजह बहस बना हुआ है। अब ये दोनों को यकजा करके देखा जाए या दोनों को अलग कर करके देखा जाए। दूसरी चीज़ ये है कि आज MQM जो है वो भी मैदान में आई है और वो 26वीं आईनी तरमीम की तजवीज़ देकर आई है और वो ये बात कह रहे हैं कि वफाक जो है वो बराह रास्त 35 महकमों की लिस्ट जो है वो मुकामी सतह पर दे दे। ज़िले सतह के ऊपर जो है वो वसाइल तकसीम किए जाएँ और सूबों के शेयर में इज़्ला का जो हिस्सा है उसका तयन कर दिया जाए। इसके नतीजे में मज़ीद सूबों की बात भी नहीं होगी। जो सूबाई खुद मुख्तारी के पीछे जो एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है उसका भी अजाला होगा। ये इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वसीम सज्जाद साहब, साबिक़ चेयरमैन सेनेट रहे। हमारे साथ मौजूद हैं कमर ज़मान कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। वसीम सज्जाद साहब, जब इस आइनी तरमीम को देखते हैं इसमें बेशुमार बहुत सी चीज़ें जो हैं आप पढ़ते चले जाएँ, देखते चले जाएँ, अपनी जगह पे मौजूद हैं। मसला क्या है? क्यों ये बार बार बहस उठ खड़ी होती है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी आला सतह जरदारी साहब भी खदशात का इजहार कर चुके हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी खदशात का इजहार कर चुके हैं। सेनेट में मैं वो सुनाऊंगा जो आगे चल के इसहाक डार साहब कहने लगे कि नहीं, मुस्लिम लीग नवाज़ 18वीं तरमीम की तो बात नहीं कर रही, लेकिन मसला दूसरा है। आप क्या समझते हैं? आप शामिल थे, आप क्या समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या है? देखिए जी, जिस वक्त ये 18वीं तरमीम पार्लियामेंट के सामने आई है तो उस वक्त के हालात क्या थे? हालात ये थे कि छोटे सूबों में एक बड़ा सख्त एहसास महरूमी था और ख़ुसूसन बलूचिस्तान में। और बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी की जो वजह बयान की जाती थी वो भी ये थी कि जी वहाँ पे एक एहसास महरूमी है, वहाँ उनके वसाइल भी उनको नहीं पहुँचाए जाते। और उसके अलावा इससे कबल पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ था। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो उस वक्त सरबराह थी और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब थे। उसमें कुछ चीज़ें तय हुई थी। तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जब ये इख्तिदार में आए पीपल्स पार्टी वाले तो नून लीग के साथ मिल के, छोटी जमातों के साथ मिल के एक 2/3 अक्सरियत उनको मिल गई और एक मौका बना कि हम वो जो हमने आपस में इत्तेफाक किया है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और जो दूसरी मसाइल हैं उनको अब हम दुरुस्त करें और उस दुरुस्ती का नाम 18वीं तरमीम है। तो आपने सही कहा जी कि 18वीं तरमीम को एक चीज़ नहीं, बेशुमार उसमें तब्दीलियाँ की गई। मसलन सदर के इख्तियार असेंबली तोड़ने के, जिसको 58(2)B कहा जाता है, वो ख़त्म कर दिया गया। सूबों को ज़्यादा मजबूत, उनकी खुद मुख्तारी को ज़्यादा मजबूत किया गया। कंकरेंट लिस्ट यानी वो लिस्ट जिसमें दोनों सूबों को ख़त्म होगी, वो तो ये है। मसला आपको क्या दिखाई देता है? इस वक्त जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि मेरे ख्याल में जो इस वक्त जो मसला बना हुआ है वो ये है कि 18वीं तरमीम के तहत NFC के बारे में ये एक तरमीम की गई थी कि सूबों को जो शेयर दिया जाएगा
वो पिछले जो शेयर है उससे कम नहीं होगा, वो बढ़ेगा। यानी जब अब एलआईसी ऑफ और आएगा तो उसमें सूबों को वही शेयर मिलेगा या उससे ज़्यादा मिलेगा, कम नहीं मिल सकता। अब मुझे लगता है जी कि जो मसला आ रहा है वो ये है कि हमने देखा है कि पाकिस्तान के माशी हालात क्या हैं, मरकज़ पे बहुत बड़ा बोझ है कर्ज़ों का, फिर मरकज़ ने फ़ौज हमारी आर्म फोर्सेस के इख्तियारात भी संभालने हैं, फिर मरकज़ पे दीगर जो इंतज़ामी जो मामलात होते हैं उनके अखराजात हैं, तो कर्ज़े ही अगर हों तो उनके पास बहुत कम रह जाता है। तो मेरा ख़्याल में मरकज़ वाले ये महसूस कर रहे हैं कि जी हम माशी तौर पे हम बड़े हम बंद गए हैं। अब इसमें कायरा साहब, मैं आपको सुनाता हूं जो इसहाक डार साहब ने कहा। 18वीं तरमीम की तो वो बात नहीं कर रहे, लेकिन ये आप सुन लें, फिर इसका आप जवाब दे दीजिएगा। ये सुनाएं इसहाक डार साहब क्या कह रहे थे हफ्ते। ये एनएफसी जो हुआ ये दिसंबर 2009 में हुआ, मैं उसमें भी पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से इन्वॉल्व रहा और मेरी कुछ उस वक्त रिजर्वेशन थी कि वी आर डूइंग टू क्विक एंड टू फास्ट एंड बहरहाल दैट इज द हिस्ट्री। तो उसमें जो एनएफसी था वो 5% को 1% कर दिया गया कलेक्शन चार्ज फेडरल गवर्नमेंट, और जो 57.5 फेडरल गवर्नमेंट को मिलता था और 42 इसको रिवर्स कर दिया गया। 42.5% फेडरल गवर्नमेंट को आ गया और 57.5 सूबों को चला गया। इफ यू कैलकुलेट द 100 तो यू विल फाइंड कि ऑलमोस्ट जो बिफोर एनएफसी 7th एनएफसी था उस वक्त, बिफोर 7th एनएफसी जो 40% एडमिनिस्ट्रेटिव एडजस्टमेंट के बाद सूबों को रफली जाता था और 60 फेडरल गवर्नमेंट को आता था, वो अदर वे राउंड हो गया। जाहिर है कि उसमें एक नोबल थिंकिंग थी कि जी ऑटोनॉमी और सूबों को जिम्मेदारी दी जाए, तो हम उस प्रोसेस में इन्वॉल्व रहे। क्या वो तमाम काम सूबे आज कर रहे हैं? फिस्कल स्पेस तो चली गई, एंड एज ए सेड के वो स्प्रेड नहीं थी, वो क्विक ट्रांसफर थी, वो हो गई। अब कायरा साहब, लगता ये है कि असल मसला जो है वो बुनियादी तौर पे ये है। देखिए नदीम साहब, गुजारिश है कि कानून, वसीम सजाद साहब मेरे बड़े हैं, सीनियर हैं, वो ज़्यादा बेहतर इस पे जानते हैं और आलम फाजल आदमी है। मसला ये है कि कानून सोसाइटियों को आगे चलाने के लिए बनाए जाते हैं। आइन इत्तेफाक राय या मेजॉरिटी का एक डॉक्यूमेंट होता है जिस पे आप इत्तेफाक कर लेते हैं और रियासत को चलाया जाता है। जो हमारा इत्तेफाक है, बदकिस्मती से जिस पे इत्तेफाक है हम वो भी नहीं कर रहे पूरी तरह, लेकिन जो उसमें खराबियां पैदा हुई वक्त के साथ साथ, और ये कौमी इत्तेफाक राय बड़ा कम होता है, कहने को तो बड़ा आसान है, तो उसमें जो खराबियां हुई थी वो दूर की, जिस तरह वसीम साहब ने भी कहा और आपने भी अपने इंट्रो में कहा। 2 इशू हुए थे, एक था वसाइल की तकसीम, एक था इख्तियारात। कुछ काम वो हैं जो वफाकी, जो हमारा जो निज़ाम हुकूमत है उसमें जो वफाकी हुकूमत करती है, कुछ काम वो हैं जो सूबाई हुकूमत करती है, कुछ काम वो हैं जो लोकल गवर्नमेंट के जिम्मे होते हैं। हमारे यहाँ क्योंकि सेंट्रस निज़ाम रहा और आज भी मोर और लेस हमारे यहाँ सेंट्रस निज़ाम ही रहता है, क्योंकि हमारे यहाँ मार्शल लॉ रहे, पहले कॉलोनियल सेटअप था उसमें भी, तो ये कॉलोनियल सेटअप से लेके आज तक हमारे यहाँ उसी निज़ाम के तहत हम चीज़ों को, बावजूद फेडरल निज़ाम लाने के, हम मोर और लेस उसी के तहत चलाते रहे। अब भी अब मसला क्या है, हमने वफाक को मजबूत करने के लिए सूबों को मजबूत किया, ये एक बड़ा अच्छा फार्मूला था, सक्सेसफुल था। और ये 2009 में जब ये फार्मूला बन रहा था या 2010 में, उस वक्त उनके हालात को देखा जाए तो जो मुतालिबात सूबों के थे बाय लार्ज वो एड्रेस कर लिए गए, बाय लार्ज। कुछ चीजें रह गई लेकिन उस पर इत्तेफाक ना हो सका। अब सवाल आ गया कि एनएफसी वसाइल की तकसीम, जो वसाइल फेडरल गवर्नमेंट सूबों के बिहाफ पे तकसीम कलेक्ट करती है, वो वसाइल फेडरल गवर्नमेंट सूबों को देती भी है कलेक्ट करके। पहले होता था कि जिस तरह इसाक डार साहब का आपने सुनाया कि 60% शेयर फेडरल गवर्नमेंट रखती थी और 40% शेयर सूबों को जाता था। जब आपने फैसला कर लिया कि अब हमने लॉ एंड ऑर्डर हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, एनवायरनमेंट हो, फला, ये एक बड़ी लंबी लिस्ट थी, ये इख्तियारात, ये जिम्मेदारियां, ये खर्चे, ये सारे सूबों को दे दिए गए। तो अब फेडरल गवर्नमेंट के इख्तियारात कर्टेल होंगे, उसके अखराजात भी कर्टेल होंगे और आमदन बढ़ेगी।
दो काम थे ना, इसको एंटीसिपेट ये किया गया था। जिस साल ये बजट पेश हुआ, एनएफसी हुआ, उस साल आखिर इसी फार्मूला के तहत पेमेंट्स भी हुई। अनफॉर्चुनेटली हुआ ये है कि इस बहुत अच्छे फार्मूले पे अमल दरामद करते हुए एक तो वफाकी हुकूमत का साइज कट नहीं हुआ, उसके जो रिसोर्सेज थे जो नीचे जाने थे, वो वसाइल के साथ साथ आपने महकमे भी भेजने थे ना, अखराजात भी नीचे ट्रांसफर होने थे, वो सूबों को ट्रांसफर नहीं हुए, मरकज में भी रखे गए, सो अखराजात बढ़े। दूसरा ये हुआ कि पिछले 15 साल में हमारी जो इनकम है वो कम हुई है, अखराजात बढ़े हैं, और हमने कर्ज लिए, हमने सब्सिडियां दी हैं और कर्ज लिए। पिछले 15 साल का कर्ज हम पे इतना ज्यादा बड़ा है। हाँ, तो ये ना कि प्रोग्रेसिवली हमारी इनकम भी बढ़ेगी। जिस तरह हमारी हुकूमत आई तो हम उस वक्त, मुझे याद सही अगर सही पड़ता है, तो हम कोई 1.2-1.3 ट्रिलियन हम इकट्ठा कर रहे थे टैक्स रेवेन्यू, और हमने उसको बढ़ा के डबल किया था 5 साल में। फिर बाद में मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट ने भी आकर उसको एनहांस किया, फिर वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया। इसी तरह, लेकिन अखराजात कई गुना बढ़े। अखराजात कर्टेल करके इनकम बढ़ा के अगर आप अपने तकसीम के फार्मूले को लाते, तो आपने अपने जो कर्जे लिए वो भी कम लिए जाते, इनकम ज्यादा होती, तो ये फार्मूला बहुत अच्छा था। फिर ये यहाँ हुआ है, हाँ, मैं 1 मिनट जी, प्रॉब्लम यहाँ आया है कि आपकी इनकम नहीं बढ़ी, गवर्नमेंट स्टेट की इनकम, टैक्स रेवेन्यू होता है वो नहीं बढ़ा, अखराजात बढ़ गए हैं, और जब अखराजात बढ़े तो आपने और कर्ज लिए हैं, शॉर्ट टर्म भी लॉन्ग टर्म भी। आपने डॉलर टर्म में भी बड़े हाई रेट्स पे कर्जे लेने पड़ गए आपको, और उन कर्जों की बदौलत हम आवाम को खुश रखने के लिए बाज़ औक़ात वो सब्सिडियां भी देते रहे जिसको रोकना चाहिए था। हम अपनी स्मगलिंग आज रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उस वक्त नहीं रोकी गई। हम डॉलर जो फ्लाइट है वो आज रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उस वक्त नहीं कोशिश की गई। तो ये पीछे से आया हुआ एक बैगेज है, इसमें प्रॉब्लम, लेकिन इसको एड्रेस करने के 2 तरीके। मैं उस तरफ आता हूँ। अब कायरा साहब, मुझे ब्रेक लेना पड़ रहा है, लेकिन इसमें एक सवाल भी है, मैं आता हूँ इसको एड्रेस करने का। अब क्या किया जाए? नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का, मिलते हैं इस वक्फे के। वेलकम बैक। अब वसीम सजाद साहब ये फरमाइएगा कि ये गवर्नेंस का इशू है, या इसको अब ये तो हो गया है, जो अखराजात, कर्जे, सब कुछ वफाक पे बोझ आ गया है। ये भी कहा गया कि जिस मकसद के लिए ये किया गया था सूबों का, सूबों ने भी वो किरदार उस तरीके से नहीं निभाया। इसको रिविज़िट करने की ज़रूरत है। बात यह है जी कि मैं समझता हूँ कि किसी चीज़ को भी ये नहीं समझना चाहिए कि मुंजमद हो गया, स्टैटिक हो गया। अब पहले भी जब ये तरमीम की गई थी तो सब पार्टियों ने मिल के की थी, और ये इसमें तब्दीली हो नहीं सकती जब तक सब पार्टियाँ इसमें शामिल ना हों। और मसलन अगर पीपल्स पार्टी इसकी मुखालफत करती है तो मैं नहीं समझता कि 2/3 मेजॉरिटी होगी। लिहाजा अगर ये वाकई एक जेन्युइन मसला है और पार्लियामेंट जब आती है वजूद में, उसके बाद मुख्तलिफ़ पार्टीज़ अपनी अपनी लेके आएंगी जो भी उनकी रिप्रेजेंटेशन होगी, तो अगर वो सब महसूस करें कि हाँ भी इस मसला है, इसका एक हल निकालना है। जो हमारे मुआशी चैलेंजेस हैं वो तो सबको पता है। वो सही फरमा रहे हैं कि जी हमारे इनकम नहीं बढ़ी, अखराजात बहुत बढ़ गए हैं, और कर्ज़े इतने ज़्यादा हो गए हैं कि मरकज़ के लिए मुश्किल हो गया है कि किस तरह उनको मीट किया जाए। तो लिहाजा इन सब मसलों के लिए फिर हमें उसी तरह जिस तरह पहले सारी पार्टियों ने बैठ के एक हल निकाला था, अब भी ज़रूरत ये होगी कौमी मफाद में कि सब पार्टियां बैठ के इस मसले को सोचें और कोई हल निकालें। और कि ये नहीं हो सकता कि अकेली PMLN कर ले या अकेली कोई और पार्टी कर ले, ये सबको मिल के करना होगा। अब कायरा साहब, आप कह रहे हैं 2 हल हैं। दूसरी सूरत ये है कि अब मरकज़ जो है उसके पीछे चाहे कोई भी हो, एक अंगड़ाई ली जा रही है, एक ख़ुद को महसूस किया जा रहा है दबाव बड़ा शदीद कि जी मरकज़ के पास तो पैसे ही नहीं हैं, तो इसका फिर क्या किया जाए? वसीम साहब, गुजारिश ये है, जिस तरह वसीम साहब ने फरमाया है दुरुस्त है। अर्ज ये है कि आज हम जिस मामले में, जिस मखमसे में फंसे हुए हैं, वो है कि आप एक मामले का सिर्फ एक हल ना करें। आपने जो अगर इस फार्मूले को तब्दील भी करना है, उसमें कोई चेंज करनी है, तो ये सिर्फ कौमी असम्बली में, अगर मैं दुरुस्त हूँ, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, वसीम साहब हमें करेक्ट करेंगे, कि कौमी असम्बली में अगर किसी जमात की 3/4 मेजॉरिटी भी हो जाए
तो शायद हम एनएफसी को ना छेड़ सकें, क्योंकि एनएफसी के लिए जो कमीशन बनता है उसमें सूबों के भी इक्वलिटी लेनी पड़ती है। और अगर किसी एक सूबे की तरफ से भी ये आवाज उठ गई कि हम इसको कबूल नहीं करते, तो आप सिर्फ अक्सरियत की बुनियाद पे ऐसा फैसला जो वसाइल की तकसीम का हो, अगर वो थोपने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत लीथल होगा, बड़ा खौफनाक होगा। लिहाजा इस पे कुल्ली इत्तेफाक राय चाहिए, जिस तरह पिछले एनएफसी में हुआ। अब मसला क्या है? मसला यह है कि क्या हमने इनकम बढ़ाने का कोई रास्ता पैदा करना है? इनकम फौरन नहीं बढ़ेगी, ये बात दुरुस्त है। शॉर्ट टर्म में आपको कोई और अरेंजमेंट करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में हम कर्ज ले लेके गुजारे करते गए, आज भी ले रहे हैं। आज भी हमारी हुकूमतों, जो भी हुकूमत आती है उसके वजीर खजाना का, बिलउमूम टोटल हुकूमत का, लेकिन वजीर खजाना और साथ ही वजीर खारजा और वजीर आजम की क़यादत में ये तीन का लोग जो होते हैं, इनका काम सिर्फ एक होता है कि आपने कर्जे प्रोक्योर करने हैं। एक्सटर्नली कितना कर्ज हमें चाहिए वो हमें आपने अपने लेके देना है। ये कोई काम तो नहीं है, ये तो हमारी हुक्मरानी का स्टाइल तो नहीं है। अर्ज ये है कि आप सूबों को साथ बिठाएं, जो भी गवर्नमेंट आती है सूबों को साथ बिठाएं, हकायक सामने रखें कि भाई इतना कर्ज अदा करना है, फेडरल गवर्नमेंट के पास ये शेयर नहीं, कहां से लाएं, और मजीद कर्ज तो नहीं आ सकते। फेडरल गवर्नमेंट अगर कोई कहे कि जी आप एफबीआर को बहुत फाल करें, बहुत अच्छी बात है, फाल करें, अखराजात को कंट्रोल करें, किसने कहा? बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन जहां पे रैशनली हो सकता है वहां अखराजात कम किए जाएं, और जहां एक शॉर्ट टर्म के लिए, ये मेरी तजवीज है, ये मेरी जमात की नहीं है जी। हो सकता है जमात इससे मुतफिक ना हो, कि आप सारे सूबों को इकट्ठा बिठा के फैक्चुअल हालात के तहत कुछ अरसे के लिए कैसे अरेंजमेंट करें कि ये जो खर्चा बड़ा आ रहा है डेट सर्विसिंग का, डेट रिटायरमेंट का, अखराजात फेडरल गवर्नमेंट के कम करने के बाद पहले वो करें, उनको एतमाद में लें, और फिर सूबों से कहें कि आप इस किटी में कुछ शेयर पाए डालें अपना इस पाए में, और कुछ अरसे के लिए ये अरेंजमेंट रखें, और हम अपनी इनकम बढ़ाने की कोशिश करते हैं, टारगेट फिक्स करें, या कोई भी फार्मूला जो हमें इकोनॉमिस्ट दे, अच्छे लोग, समझदार लोग दे, लेकिन वो कुल्ली इत्तेफाक राय से होगा, और कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, अब इसमें वसीम सजाद साहब ये फरमाइएगा कि आपको ये, मैंने जैसे कहा कि बहुत सारी जगहों पर ये अंगड़ाई ली जा रही है कि ये 18वीं तरमीम जो है ये कुछ मसाइल का मौजब है। अब कायरा साहब एक तजवीज़ दे रहे हैं, इसमें वज़न इस एतबार से दिखाई देता है कि ठीक है, एक शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट तो हो जाएगा, वफाकी हुकूमत या कोई भी हुकूमत अखराजात कम करने के लिए तैयार नहीं होती है। हमारे अखराजात उसी पेस पर रहते हैं और हमारा कर्जा जो है बढ़ता जा रहा है, आबादी बढ़ती जा रही है, बहुत सारे कोरिलेट करते हैं आपस में इश्यूज़। ऐसी सूरत हाल में जो कायरा साहब ने बात की कि सूबों के बगैर तो ये हो नहीं पाएगा, तो ये कैसे फिर इसको देखा जा सकता है? देखिए जी, जो आइनी शिक है वो तो यही कह रही है कि जी जो शेयर होगा सूबों का वो कम नहीं होगा। अगर पिछली दफ़ा कुछ परसेंटेज दी गई है तो वो ही देनी पड़ेगी कानून और आइन के मुताबिक, और इसमें तब्दीली हो नहीं सकती, कानून के ज़रिए नहीं हो सकती, आइन के ज़रिए ही होगी। लेकिन ये अब फरवरी में इलेक्शन हो जाएंगे, मेरे ख़्याल में अगर ये जो प्रोसेस है जिस तरह पहले हुआ था, कि अगर वाकई मसला है तो मुझे यकीन है कि जो मुख्तलिफ़ पार्टीज़ हैं वो इसका इदराक रखती हैं और समझती हैं कि हाँ ये मसला है, तो कोई ना कोई हल निकाला जा सकता है। लेकिन कॉन्फ्रंटेशन से नहीं होगा, ये ज़ोर से या कि जी हमारी अक्सरियत है असेंबली में, उससे नहीं होगा। तो इसलिए ये एक मसला है। होते हैं मसले कई दफ़ा वक्त के साथ, तजर्बे के साथ कुछ चीज़ें सामने आती हैं जो उस वक्त नज़र नहीं आती। तो हालात 2010 के और थे, आज के और हैं, हमारे कर्ज़े बढ़ गए हैं। 2010 में जो सूरत हाल थी, वसाइल की तकसीम उस एतबार से थी, बाकी चीज़ें भी उस हवाले से थी, वक्त के साथ साथ मामला बहुत आगे निकल गया ना जी। मसलन 2010 में कर्ज़ों की जो रकम होगी उससे महज 3 गुना 4 गुना ज़्यादा हो गए हैं अब कर्ज़े। अब कर्ज़े जब ज़्यादा हो गए हैं तो आपको वो जो इंटरेस्ट पेमेंट्स करनी होती हैं, तो वही आपका बजट का बहुत सारा हिस्सा तो वही ले जाती हैं। बाकी महंगाई है, सरकारी मुलाजमीन कहते हैं जी मेरी तनख्वाह बढ़ाओ, वो तनख्वाह बढ़ानी पड़ती है। तो मेरे ख़्याल में एक तो जो हमारे इंतज़ामी लेवल के अखराजात हैं उसमें बहुत से ऐसे महकमे हैं, चीज़ें हैं जिनकी शायद ज़रूरत नहीं है।
कोई काम भी नहीं कर रहे, कुछ ऐसे ही तनख्वाहें ले रहे हैं। मेरा ख्याल में अगर कोई पॉलिटिकल विल हो, पहले तो ये है कि जी जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं उनको कम करने के लिए एक पॉलिटिकल विल और डिटर्मिनेशन चाहिए कि भी इसको हमने करना है। ये हो सकता है, क्योंकि जो हो सकता है, जो मुमकिन है, उनमें उसको से तो एक किया चीज़ है। जाए ना। अब लेकिन कायरा साहब कर्जों ये- पे जो खर्चा है वो तो देना पड़ेगा आपको। उसको आपने कर्जों को कम करने के लिए आपको कुछ इस्लाहात करनी पड़ेंगी, एक्सपोर्ट बढ़ाने पड़ेंगे। तो वो एक मेरा ख्याल है एजेंडा है। अब वो IMF भी यही चाह रहा है, तो देखें अब उस सिलसिले में क्या पेशरफ्त होती है। अब कायरा साहब गुजारिश ये है कि ये इसमें एक बुनियादी मामला गवर्नेंस का भी है। ये बात भी कही गई कि जो सूबों को महकमे दिए गए उस तरीके से परफॉर्मेंस जो है वो सामने नहीं आई, वफाक को फिर वो बर्डन भी उठाना पड़ता है, एलोकेशंस करनी पड़ती हैं। इसी तरीके से जो वसाइल हैं उनको बढ़ाने के लिए तो इकदाम अपनी जगह, लेकिन जो सूबों के इंतज़ामी अखराजात हैं और जो वफाक के इंतज़ामी अखराजात हैं उनमें भी कोई कमी बेशी नहीं हो रही। सब वो जो वो कहते हैं ना कि टूटियाँ जो हैं वो हर तरफ खुली हुई हैं। तो असल मसला तो ये भी है ना बीच में। देखिए, बड़ा सिंपल इशू है। वफाकी हुकूमत का साइज कट करना इस फिलॉसफी का बेसिक था, बेसिक रूट थी, वो हमने कट नहीं किया। ये कहना कि जी सूबे जो है वो एडिक्वेट काम नहीं कर रहे या उनकी कैपेसिटी वो नहीं है, कैपेसिटी नहीं है फिर भी उनको दें, उनका काम है, वो अपना 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 काम करें। खराब करेंगे कल बेहतर कर लेंगे। वो यार स्पून फीडिंग तो बच्चे को छुड़वाई ना जाए तो वो 15 साल का होके भी नहीं छोड़ता, लेकिन जब उसको वालिदैन माँ जो है वो स्पून फीडिंग छुड़वाती है और आस्ता आस्ता वो चीखता है, थोड़ा बहुत शोरशार करता है, तो अल्टीमेटली वो उसका आदी हो जाता है। वो नए हालात के मुताबिक खुद को एडजस्ट करता है। हमें वफाकी हुकूमत के साइज को कट करना होगा। सूबों में कैपेसिटी नहीं है तो सूबे जाने, उनका काम जाने, वो अपनी कैपेसिटी बढ़ाएं। वफाक उन महकमों को खत्म करे, वफाक अपना साइज कट करे, अपने अखराजात को स्लैश करे। ये बड़े तगड़े होकर फैसले करने की जरूरत है, आसान नहीं है। आप टैक्सेशन की तरफ जाते हैं, आपको ट्रेडर नहीं करने देते। आप सड़कें ठीक करने जाते हैं, आपको ट्रांसपोर्ट वाले नहीं करने देते। आप किसी महकमे में रिफॉर्म करते हैं, आप अपनी जो बीमार सनत हैं उनको प्राइवेटाइज करना चाहते हैं, आपको वो नहीं क्या करने। तो ये इस तरह नहीं होगा कि आप डर डर के बैठे रहे और मसलहतों के तहत चलते रहे, बल्कि तगड़े होकर आपको फैसले करने की जरूरत है। जो भी हुकूमत आए उसके हाथ मजबूत हम करें। और ये बात तय है, अगर सूबों ने भी देखे ना, इसका ये भी था कि एनएफसी सिर्फ एनएफसी जाकर सूबों को देकर रुक नहीं जाएगा, पीएफसी भी साथ कंडीशनल करना चाहिए। और मैं तो तजवीज दूंगा कि ये आईनी तरमीम करनी चाहिए हमें अगर जब भी हो, और इसके लिए हमें माहौल बनाना चाहिए कि अगर सूबे पीएफसी नहीं करते, वो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के जरिए जिलों को पैसे तकसीम नहीं करते और अपने पास अथॉरिटी रख के बैठ जाते हैं, तो उनके ऊपर भी कोई कदगर लगनी चाहिए, इसको आईनी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए। इसी तरह शॉर्ट टर्म के लिए मुशावरत करनी चाहिए, वाइडर, सारे सूबों को बिठा के वफाकी हुकूमत बैठे, तमाम स्टेक होल्डर्स बैठ के इस पे बात करें। ये कोई सिंपल हल नहीं है, और इसको इस तरह डिबेट करके और किसी तरफ से अक्सरियत या ताकत की बुनियाद पे इसको हल करने की कोशिश की गई तो ये बड़ा खौफनाक हो सकता है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। बैक कायरा साहब, एक चीज़ तो यह है कि पीपल्स पार्टी को क्या खदशात हैं, जब 2/3 अक्सरियत चाहिए, उसके बगैर कुछ हो नहीं सकता, तो 18वीं तरमीम के आपके तहफ़्फ़ुज़ात क्यों? नंबर 1। नंबर 2, आज जो MQM ने बात की है और उन्होंने कहा है कि 3 चीज़ें होनी चाहिए कि वफाक जो है वो बराह रास्त 35 महकमे जो हैं वो मुकामी सतह पर दे दे, इज़ला जो हैं उनको बराह रास्त फंडिंग जाए, और जो सूबों का शेयर है वो उसमें ये तय कर दिया जाए। आपने भी एंड में इस चीज़ का जिक्र किया है। अब इस तजवीज़ की अहमियत इसलिए बन जाती है कि वो ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नवाज़ भी इस हवाले से ऑन बोर्ड है, और ये वो 26वीं आइनी तरमीम का आज उन्होंने खाका जो है वो पेश किया। इस मुल्क के संजीदा हल्के और बाज़ इदारे जब 18वीं तरमीम के बारे में, एनएफसी के बारे में, कर्जों की अदायगी के बारे में, उन मजबूरियों के ऊपर डिबेट शुरू करें, बहस होनी शुरू हो जाए, तो फिर खदशा तो होता है ना कि हमारे मुल्क में ये इस्लामाबाद का शहर जो है ना, ये बड़ा खौफनाक शहर है। यहाँ पे टेस्टर लगाए जाते हैं, पहले बहस छिड़ी जाती है टेस्टर लगा के, फिर उसको
मोल्ड किया जाता है और अल्टीमेटली कोई फैसला कर लिया जाता है। तो हम एक कॉशन के तौर पे इसको ले रहे हैं और बिल्कुल लेना चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि इसको, ये बड़ा खतरनाक सेक्टर है, इसको बड़े तहम्मुल तदब्बर से छेड़ने की जरूरत है। हाँ, ये कोई अनटचेबल नहीं है, दुनिया में कोई ऐसी चीज सिवाय मजहब के और तो सब चीज अनटचेबल होती है ना, तो ये अनटचेबल नहीं है। लेकिन इसके ऊपर डिबेट करने के लिए पहले कुछ प्री कंडीशंस हैं, एतमाद साजी है, वो कर ली जाए। इसलिए पीपल्स पार्टी ने इसके तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। रही बात वफाक को महकमे ट्रांसफर कर देने चाहिए, मैं तो पहले कह रहा हूँ भाई, आपने जब 18वीं तरमीम की थी, एनएफसी किया था, तो इसकी रूह थी ये कि ये जो महकमे वफाक में है ये खत्म हो जाएंगे, इन महकमों का यहाँ से वजूद खत्म करके ये सूबों के हवाले हो जाएंगे और इनके अखराजात फिर सूबे करेंगे। अब जब आप वफाक में भी लेके बैठ गए, रास्ता रास्ता फिर दोबारा, पहले उनका साइज कर्टेल हुआ थोड़ा थोड़ा, फिर दोबारा वो साइज बड़ा हो गया। तो अब जब ये आपने करना है तो हमें उस फ्रेम ऑफ माइंड से बाहर निकलने की जरूरत है कि वफाकी हुकूमत एक तगड़ी सेंट्रिस्ट गवर्नमेंट जो है सिर्फ वही मुल्क चला सकती है, ये कॉलोनियल माइंडसेट है। अब इससे बाहर निकलने के लिए सियासी जमातों और हुकूमत वक्त को बहुत तगड़ा होने की जरूरत है। हाँ, जहां तक ताल्लुक ये है कि जो जिलों को पैसे जाने चाहिए, मैं तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कह रहा हूं ना कि एनएफसी सिर्फ एनएफसी नहीं है, पीएफसी होना चाहिए। डायरेक्टली पैसे नहीं जिलों को जाने चाहिए, ये सूबों का काम है। सूबे पैसे अपने सूबों जिलों को दें, वहां जिलों के नुमाइंदे बैठे हैं, एमपीएस बैठे हैं, वहां प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन होना, जिस तरह एनएफसी हुआ ऐसे इस तरह पीएफसी होने चाहिए और उसको आईनी तहफ़्फ़ुज़ मिले जिस तरह एनएफसी को आईनी तहफ़्फ़ुज़ मिला हुआ है। मैं आता हूँ ज़रा, मैं वसीम सजाद साहब से भी इसकी ये राय ले लूँ। वसीम साहब, जो उनका एमकेएम का मौक़िफ़ है वो ये है कि वो ये समझते हैं कि एमएनएज़ और एमपीएस जो बैठे हुए हैं ये बुनियादी तौर पर रुकावट हैं, लिहाजा बराह रास्त ज़िले सतह के ऊपर मामलात होने चाहिए, महकमे भी ज़िले के पास हों, वसाइल भी ज़िले के पास जाने चाहिए और फिर वफाक जो है वो तयन कर दे सूबाई शेयर में कि ये ज़िलों का हिस्सा है। कायरा साहब इस चीज़ से एग्री नहीं हैं, उसके ब्रॉडर एस्पेक्ट से वो एग्री हैं कि वो होना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि ये जो बात की जा रही है कि इससे सूबों, नए सूबों की तश्कील और फलाना ढमकाना, ये सब कुछ तय हो जाए? मैं जी असूली तौर पर तो इसके हक़ में हूँ कि जमहूरियत को फ़रोग़ देने के लिए 3 सतह पे जमहूरियत जो है उसको डेवलप करना होगा। एक सतह होती है जो नीचे वाली मुकामी हुकूमतें, फिर सूबाई हुकूमतें और फेडरल हुकूमतें। अब निज़ाम मसलन इंग्लिस्तान का देखें तो बहुत सारे काम बड़े इफ़ेक्टिवली एजुकेशन, हेल्थ, पुलिस वगैरह काउंटी लेवल पे होता है और बड़ा अच्छा हो रहा है। अब यहाँ पे जो ख़तरा है वो ये है कि जो हमारा कल्चर है, जो हमारे हालात हैं, उसमें जब एक मुकामी सतह पे जाएगा तो क्या हमारे जो वसाइल हैं उसका ज़िया तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा कि और महकमे खुल गए, बेशुमार नौकरियाँ दी जा रही हैं, वही ऐश व इशरत के काम शुरू हो गए और मसले वहाँ के वहाँ हैं। तो मेरे ख़्याल में इस पे वो सही कह रहे हैं कि डिबेट की ज़रूरत है। और दूसरा ये है कि अगर हम मुकामी सतह पे हुकूमतें बनाते हैं तो उसको एक कानूनी एक ढांचा ऐसा होना चाहिए कि उसमें कोई फिर ज़िया ना हो। मसलन ज़रूरी होगा कि जिस तरह प्रोविंशियल सिविल सर्विस है तो फिर मुकामी लेवल पे भी एक ऐसी सिविल सर्विस होनी चाहिए जो इसको चलाए, ये नहीं कि बिल्कुल ही वो इलेक्टेड आ गए और जो मर्ज़ी करते जाएं। तो इसके लिए बाकायदा एक कानूनी ढांचा बनाना होगा, इफ़ेक्टिवली एक ऐसा निज़ाम होना चाहिए कि इसका ज़िया ना हो। तो असूली तौर पे ठीक है, लेकिन इसके लिए एक वाकई डिबेट की ज़रूरत है और बहुत स्ट्रॉन्ग, और हमें मेरा ख़्याल में इसके लिए गाइडेंस मिल सकती है। इंग्लिस्तान जैसा मैंने कहा है कि वहाँ पे काउंटी लेवल पे, जिसको आप कह सकते हैं मुकामी लेवल, बहुत सी चीज़ें होती हैं और उससे बहुत सी बेहतरी आई है। मेरे पास आखिरी मिनट है कायरा साहब। असल चीज़ ये है कि जो एनएफसी अवार्ड का मसला है, डेट सर्विसिंग और डिफेंस, ये दो चीज़ें जो हैं ये समझ रही हैं कि मुतासिर हो रही हैं। आपको ये जो हलचल है इसकी वजह यही दिखाई देता है और आपको लगता है कि नहीं इसमें अब कोई तब्दीली आएगी? देखिए, मसला ये है कि क्या डेट सर्विसिंग हमारी चॉइस है?
कर्ज हमने लिए हुए हैं, और अब तो हमारा हाल ये है कि हमने 100 रुपए का कर्ज वापस करना है तो 110 रुपए कर्ज लेने हैं, क्योंकि हमारे पास तो अपनी इनकम तो है ही नहीं जिससे हम कर्ज अदा कर सके। हमारा कर्जा पाइल अप होता जा रहा है। अब कर्ज आप ले चुके, अच्छा लिया बुरा लिया, किसने लिया, कहां खर्च किया, ये एक अलग बहस है। अंदरूनी बैरूनी कर्जों को अदा करना अब आपकी लायबिलिटी है, उससे उसके ऊपर क्या हो सकता है। मैं कोई इकोनॉमी का माहिर तो हूं नहीं, कोई इकोनॉमिस्ट बता सकते हैं कि जो एक्सटर्नल लोन्स हैं वो रीशेड्यूल हो सके, हमें उसके ऊपर कुछ अरसे के लिए मॉरेटोरियम मिल जाए। ये कोई आसान काम नहीं है इंटरनेशनल इकोनॉमी के अंदर, ये मुश्किल है। कायरा साहब, ये चल सकती थी बात आगे, लेकिन मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। बहुत शुक्रिया वसीम सज्जाद साहब, बहुत शुक्रिया कमर ज़मान कायरा साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।